नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। यूपी में विधानसभा चुनावों का शंखनाद हो चुका है। सियासी पार्टियों ने वोटरों को साधने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। हर पार्टी वोटर को अपने अपने सियासी चश्मे से देख रही है। कोई जाति के सहारे अपनी नैया को पार लगाना चाहता है तो कोई धर्म के जरिए अपने कल्याण की कोशिश में लगा है। लेकिन इन दिनों यूपी की सियासी परिक्रमा पर निकले हैं एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी, जो कि मुसलमानों के सबसे बड़े हितैषी बनते हुए दिख रहे हैं। अब ओवैसी शहर शहर मुसलमानों के नाम पर अपनी सियासत को जमकर चमकाने में लगे हैं। लेकिन ओवैसी इस बार मुसलमानों को नेतृत्व देने के मुद्दे के साथ यूपी के विधानसभा चुनाव में उतरने की भी तैयारी कर रहे हैं। अब ओवैसी ने यूपी में मुसलमानों की स्थिति पर भी एक बड़ा बयान दे दिया। ओवैसी ने यह कहा कि यहां मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी के जैसी है। विवाह स्थल पर पहुंचने पर उनको बाहर खड़ा कर दिया जाता है। अब ओवैसी का यह बयान मुस्लिमों की भावनाओं को भी आहत करने वाला है। ऐसे में इस पर सवाल तो बनता है कि ओवैसी भाईजान की आखिर ये कैसी बात है। आखिर मंच से मुसलमानों को उन्होंने क्यों इस तरह से बदनाम किया? वोट के लिए मजहब पर वो चोट क्यों कर रहे हैं? और क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में मुसलमान बैंड बाजा पार्टी बन गया है? इस पर सवाल तो बनता है। तो हालांकि ओवैसी के ये बयान कुछ नए नहीं है। ओवैसी इससे पहले भी इस तरह के बयानों को देते रहे हैं। चाहे आप याद करिए कि हैदराबाद के अंदर जो निकाय के चुनाव हुए हैं वहां पर भी ओवैसी के कुछ इस तरह के बयान थे जो उस समय बहुत चर्चा में रहे थे। और अब उत्तर प्रदेश के अंदर चूंकि चुनावी माहौल है तो चुनावी माहौल में भी अगर ओवैसी इस तरह के बयान को दे रहे हैं जिससे मुस्लिमों की भावनाएं भी आहत हो रही हों तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है समझना कि आखिर इस तरीके के बयान के पीछे के मकसद क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब सियासी पार्टियां अपने अपने गुणागणित में लगी हैं कि किस तरह से वोटर्स को अपने पक्ष में किया जाए। मुसलमानों को उनका सही नेतृत्व नहीं मिल रहा है। मुसलमानों का कोई सही नेतृत्व नहीं होने की वजह से मुसलमानों की स्थिति बैंड बाजा पार्टी जैसी हो गई है, जिनको विवाह स्थल तक तो ले जाया जाता है लेकिन विवाह कार्यक्रम में उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। अब इस तरीके के बयान को अगर ओवैसी दे रहे हैं तो बहुत अहम यह हो जाता है कि आखिर इस तरीके के बयान ओवैसी को देने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ रही है। सवाल है आज की बहस के, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सवाल यही है सबसे महत्वपूर्ण कि ओवैसी भाईजान की आखिर ये बात कैसी है, क्यों मुसलमानों को लेकर किस तरह की बयानबाजी वो कर रहे हैं। मंच से मुसलमानों को क्या कहीं ना कहीं वो बदनाम करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं? अगर वो इस तरह की बात कह रहे हैं तो इससे करोड़ों मुसलमानों की जो भावनाएं हैं वो आहत हैं। वोट के लिए आखिर मजहब पर इस तरह की चोट ओवैसी क्यों करते हुए दिख रहे हैं? और क्या जो ओवैसी कह रहे हैं वाकई में उससे इत्तेफाक उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान रखता है? ये बहुत अहम है। आइए अब आपको ओवैसी का वो बयान सुनवाते हैं जिसमें वो खुलेआम मंच से मुसलमानों को बैंड बाजा पार्टी बताते हुए नजर आए। का मुकाम अगर एक है, क्या है हमारा मुकाम? हमारा मुकाम एक बैंड बाजे की पार्टी की तरह होकर रह गया कि जब इलेक्शन आता है तो हमसे कहते हैं कि बैंड बजाओ, सेकुलरिज्म को बचाओ। जब इलेक्शन आता है तो मुसलमानों से कहा जाता है कि पुंगी बजाओ और सेकुलरिज्म को बचाओ। मुसलमानों से कहा जाता है कि हारमोनियम पर साज निकालो ताकि मुल्क का सेकुलरिज्म बच जाए। और आपने देखा होगा कि शादी की बारात जब निकलती है दूल्हे के घर से तो दूल्हा घोड़े पर होता है और शाम में होते हैं बैंड बाजे वाले। और जब दूल्हा उस मुकाम पर पहुंच जाता है जहां पर उसकी शादी होना है तो बैंड बाजे वालों से कहा जाता है कि तुम इस मुकाम में अंदर दाखिल नहीं हो सकते क्योंकि तुम्हारा काम था दूल्हे की बारात को बैंड बाजा बजा कर लाना। अब तुम्हारा काम खत्म हुआ, तुम बाहर रहोगे, किसी कोने में जाकर बैठ जाओ। यही हाल मुसलमानों का करके रखी है लोग। जब इलेक्शन आता है, मेरे अजीज दोस्तों, गयूर नौजवानों, मेरी बात को सुनिए। मैं चाहता हूं कि जब आप यहां से जाएं एक फिक्र लेकर जाएं, एक सोच लेकर जाएं। मैं ये चाहता हूं कि आप एक फैसला कर लें कि इस आने वाले विधानसभा में क्या आप सिर्फ वोट डालने वाले रहेंगे या नेता भी बनेंगे, या आप सिर्फ वोट डालते रहेंगे और वही बैंड बाजा पार्टी की तरह कोई दूल्हा बनेगा, आप उसके वास्ते बड़े बैंड बजाएंगे, बड़े बड़े गाने गाएंगे, नाचेंगे,
और जब वो जाएगा उस मुकाम पर जहां पर शादी होना है, तो वहां पर कहा जाएगा तेरा काम नहीं है, तेरा काम हो गया, तू बाहर रुक जा। असदुद्दीन ओवैसी आपको पैगाम देने आया है कि हम अब बैंड बाजा नहीं बजाएंगे, अब हम जमहूरी तरीके से इन लोगों को बजाकर अपने उम्मीदवार को कामयाब करेंगे। हम जब बजाएंगे, जब हम बजाएंगे तो योगी आदित्यनाथ उल्टा ना समझे यह बजाने की बात कर रहा है। हम जमहूरियत में बजाने की बात कर रहे हैं। और कैसा बजाएंगे? हम अपना एक एक ओट पतंग के निशान पर दबाएंगे और दबा कर कहेंगे कि बेटा अपना जो तुम आप बाजा बजाओ, आप पुंगी बजाओ। दिलचस्प है ओवैसी का बयान और उसके कई सियासी मायने भी हैं। हालांकि ओवैसी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी क्या आई हैं, पहले ये भी सुनिए। हमारे देश में आज़ादी से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि इस देश में मुस्लिम वर्ग का बहुत विशेष रोल रहा है। जैसे कैप्टन वीर अब्दुल हमीद से लेकर के APJ अब्दुल कलाम तक न मालूम कितने मुस्लिम भाई इस प्रकार के हुए हैं जिनके योगदान को हम भुला ही नहीं सकते। अशफाकुल्लाह खां का योगदान परम आदरणीय के साथ साथ पूजनीय भी है। भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और ओवैसी भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और ये दोनों पार्टियां चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता का ध्यान किस तरीके से असली मुद्दों से भटका दिया जाए। इसीलिए इस तरीके की नफरत की फैक्ट्री को शुरू करके उत्तर प्रदेश के लोगों का मुख्य केंद्र जो मुख्य मुद्दों पर होना चाहिए था उससे उनका ध्यान भटकाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे तो पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आप सुन रहे हैं। हालांकि पॉलिटिकल पार्टियां इस बयान को इस तरीके से भी कह रहे हैं कि ये दरअसल भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह से काम कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि पोलराइजेशन हो, यानी कि डिवाइड हो, और इसलिए ओवैसी इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो वाकई में अपने आप में बेहद अहम है, क्योंकि ओवैसी के इस बयान का अगर आप सार समझें तो सीधे तौर पर ओवैसी ने इस बात का जिक्र किया कि आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से आप देखेंगे तो यहां पर हर वर्ग का आपको एक नेता मिल जाएगा, स्थापित नेता मिल जाएगा। लेकिन जब आप मुसलमानों का जिक्र करते हैं तो कोई एक आपका चेहरा या फिर एक नेता ना होने की वजह से आप कहीं ना कहीं दबाए जा रहे हैं, आपके जो हक हैं उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। और इसलिए उनकी तुलना उन्होंने बैंड बाजा पार्टी से की कि जिसको बारात तो ले जाया जाता है, लेकिन बारात जब अंदर चली जाती है तो उनको बाहर ही रोक दिया जाता है। और इसीलिए इस्तेमाल मुसलमानों का सिर्फ सियासी तौर पर होता है, वोट पाने के लिए होता है, लेकिन जब उनके हक की बात आती है तो फिर सभी सियासी पार्टियां ये भूल जाती हैं कि उनके वोट से ही वो सत्ता तक पहुंची हैं। इसलिए वो सभी सियासी पार्टियों को यहां से एक संदेश भी देने की कोशिश कर रहे थे और मुस्लिमों को लेकर के उन्होंने जो बात कही है या फिर जो एग्जाम्पल वो दे रहे थे उसको लेकर के भी सवाल हैं कि आखिर ये जो बयान ओवैसी दे रहे हैं उसके मायने क्या समझे जाएं। और ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जो कि चुनाव नजदीक है, इसलिए इस तरह के बयानों के जो मायने हैं वो भी अपनी अपनी तरह से निकाले जा रहे हैं। फिलहाल आज सवाल तो बनता है कि शुरुआत करते हैं। 3 मेहमान अभी मेरे साथ जुड़े हैं, पहले उनका परिचय मैं आपके साथ करवाता हूं। प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। प्रदीप सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। जैनेंद्र अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं SBSP के। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपका भी बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और प्रशांत उमराव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। प्रशांत उमराव जी, आपका भी इस चर्चा में स्वागत है। प्रशांत जी, चर्चा की शुरुआत आज मैं आपसे करूंगा। क्या मायने समझे जाएं आज असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह की बयानबाजी को कर रहे हैं, क्योंकि चुनावी जनसभा के अंदर अगर वो ये कहें कि मुस्लिमों का कोई स्थापित चेहरा ना होना और सभी सियासी पार्टियां उनको एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती हैं, इसलिए बैंड बाजा बारात वाली हमारी स्थिति है, अब हमको ये समझना होगा, वोट हमको करना होगा, और ओवैसी अपने लिए वोट की अपील कर रहे थे। इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? मैं आपका पहला रिएक्शन इसके ऊपर चाहूंगा। देखिए, जो ओवैसी है आज आधुनिक युग में जिन्ना बनने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को मुस्लिमों का नेता के रूप में ये अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। और ये जो ऐसी उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की स्थिति की बात करते हैं, इनके हैदराबाद में मुसलमानों की क्या स्थितियां हैं, वहां पे मुस्लिमों में गरीबी इतनी है कि उनको अपनी बच्चियों को सेक्स सेव के रूप में, मुथा मैरिज के रूप में अरब के सेक्स को उनके सेखों को बेचना पड़ता है। वो कुछ दिन के लिए, कुछ घंटे के लिए, कुछ सप्ताह के लिए उनका निकाह होता है। और वैसी परिवार की जो कुप्रथा है उसका समर्थन करता है।
और इन्हीं ओवैसी के जो पूर्वज थे, पाकिस्तान के साथ जाने की बात करते थे, भारत के साथ विलय का विरोध कर रहे थे, तब लौह पुरुष सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो चलाया था। तब इनके जो पूर्वज थे अपनी बेगमों को छोड़कर कुत्ते के साथ देश से बाहर चले गए थे। लेकिन जो सबसे मुझे जो दया आ रही, आज तक जो सेकुलरिज्म की राजनीति सपा बसपा या कांग्रेस जैसी पार्टियां करती आ रही थी, अपने आप को वास्तविक सेकुलर दिखाना चाह रही थी, अब तो मुझे चिंता ये हो रही कि अब जब ओवैसी के आने से उनके वोट बैंक का क्या होगा, क्योंकि अब तो जो मुस्लिम समाज है उनको अपने उनके समाज के बीच का नेता मिल गया है, तो नकली सेकुलर पार्टियों को वोट क्यों करेंगे। और उनको लगता है कि जैसे बड़े बड़े माफिया जो है, अतीक अहमद उनके साथ चले गए हैं, मुख्तार अंसारी की बात चल रही है, ऐसे और भी लोग मुस्लिम समाज ओवैसी के साथ जाना चाह रहा है। तो प्रशांत जी देखिए, इस विषय पर अभी चर्चा आगे जरूर होगी और इस पर मैं और थोड़ा सा आपसे डिटेल में जरूर चर्चा करूंगा। सवाल लोगों के भी यहाँ पर, चूंकि जो पैनलिस्ट हैं वो भी आपसे सवाल जरूर पूछेंगे, लेकिन एक बड़ा बेसिक सवाल जिसको मैं हमेशा चर्चा में पूछता हूं, भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तरीके से काम करते हैं ओवैसी, तमाम एग्जाम्पल देने शुरू हो जाते हैं, बिहार से लेकर के वेस्ट बंगाल तक सब जगह का जिक्र होगा कि आप लोग जो चाहते हैं दरअसल उसी लाइन पर तो वैसे चलते हैं और यही तो उत्तर प्रदेश के अंदर चाहिए, इसलिए आपकी बी टीम की तरह वो काम करते हैं। अगर वो इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वो फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, सीधा आरोप विपक्ष का है। मैं चाह रहा हूं कि इसका जवाब दें आप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ना कोई बी टीम है ना कोई सी टीम है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण रूप से विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। हमें किसी की बी सी टीम की पार्टी की आवश्यकता नहीं है। हमारा कैडर नीचे बूथ लेवल तक, पन्ना प्रमुख तक फैला हुआ है और हम निश्चित तौर पर माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में 350 सीटों के साथ सरकार बनाने जा रहे हैं। हमें किसी अन्य पार्टी के किसी टीम की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न जो लोग मैंने बताया कि जिस तरीके से लोग सेकुलरिज्म की राजनीति आज तक करते आ रहे समाज की पार्टियां, आज उनकी दुकान बंद होने के कगार पर है। जो लोग पहले रोजा इफ्तारी करते थे, टोपी सफेद टोपी पहन करके घूमते थे, आज जो मंदिर के दर्शन घूमने जा रहे हैं, मंदिर उनका परिक्रमा हो रही है, चुनावी हिंदू बन गए हैं, क्योंकि उनकी दुकान समाप्त होने वाली है। क्योंकि मुस्लिम समाज को लगता है कि उनकी रहनुमाई करने वाला उनके बीच में वास्तविक नेता आ गया है। तो भारतीय जनता पार्टी तो पहले से राष्ट्रवाद की बात करती थी, सबका साथ सबका विकास करती थी। हमने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की है ना, हम तो कभी जाति धर्म की बात करते हैं। जितनी योजनाएं माइनॉरिटीज के लिए अभी लागू की गई, सभी चीजें पहले नहीं की गई है। 4.5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा ठीक है, चलिए, ये तो सभी पार्टी अपना अपना पक्ष रखती है। जातीय धर्म की राजनीति तो कोई करता नहीं है, लेकिन दिलचस्प यह है कि इसके बिना राजनीति पूर्ण होती भी नहीं। जैनेंद्र अर्कवंशी जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगा, ओवैसी जी के बयान के तो सबसे पहले मायने आप समझाएं मुझे कि अगर वो ये कह रहे हैं कि बैंड बाजा पार्टी जैसी स्थिति है उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों की, इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं, इस स्टेटमेंट से आप इत्तेफाक रखते हैं जो ओवैसी ने दिया? जी आयुष भाई, बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि कल ही आपने मुझसे सवाल पूछा था ये कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। ये आपने मुझसे स्पेशली सवाल पूछा था, तो मैंने यही कहा था कि हिस्सेदारी होनी चाहिए और आज भी मैं उस चीज पर कायम हूं। क्योंकि अभी जैसे आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे चल रहा था कि 1992 में 28 से 2012 तक वो 56 के करीब एमएलए हो गए, मुस्लिम एमएलए हो गए, और आज की डेट में कितने मुस्लिम एमएलए हैं। और दूसरी चीज कि जब तक सत्ता में भागीदारी नहीं होगी सभी समाज के वर्गों की, तो तब तक उनका विकास संभव नहीं हो पाता है। ये मैंने कल भी बताया, मैं पिछले कई दिनों से बोलता आ रहा हूं कि आप यहीं पे एक दो बयान में प्रधानमंत्री के बता देता हूं कि प्रधानमंत्री जब ये कहते हैं कि इन्हें कपड़ों से पहचाना जा सकता है, ये क्या परिभाषा देता है, ये सेंटेंस क्या संदेश देता है समाज को। और वो बिहार में जाके कहते हैं प्रधानमंत्री कि जो सबसे अति पिछड़ा वर्ग है बिहार का, उसका आरक्षण मुस्लिम खा लेते हैं, मुस्लिम उसको आरक्षण को फायदा उठाते हैं, बाकी नहीं उठा पाते। इस आशय का क्या अर्थ निकाला जा सकता है, ये आप समझ सकते हैं। दूसरी चीज, अभी हमारे प्रशांत भाई ने बोला कि वो नवाब साहब कुत्तों को लेके भाग गए, वो हैदराबाद की घटना नहीं थी, इनको करेक्ट कर दूं, वो जूनागढ़ की घटना थी। तो अब आप सोचिए कि एक तरफ तो योगी जी या प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं हम हिंदू हृदय सम्राट बनना चाह रहे हैं और उनके जो समर्थक हैं वो उनको हिंदू हृदय सम्राट बनाने पर तुले हुए हैं, और दूसरी तरफ अगर कोई मतलब मुसलमानों के हित में बात करता है तो उसे देशद्रोही, पाकिस्तान चले जाओ, इस तरह के वाक्यों से नवाजा जा रहा है। आज मैं अभी की बात बताता हूँ, 3 घंटे पहले ओवैसी जी के ऊपर एफआईआर भी हुई है। उनके ऊपर एफआईआर हुई है कि उनके कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के आरोप में।
जबकि अभी 3 महीने पहले जब कोविड की दूसरी लहर चल रही थी, उस समय पंचायत चुनावों में इतनी बड़ी बड़ी रैलियां चारों तरफ निकाली जा रही थी, तब किसी नेता पर भाजपा के FIR नहीं हुई थी। मैं पूछना चाहता हूं, अभी पिछले साल भी कोरोना चल रहा था, इस साल बंगाल में चल रहा था, बंगाल में लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही थी, तब किसी नेता के ऊपर FIR नहीं हुई थी। जो पिछले साल हैदराबाद में ये जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उस समय तो टीका भी नहीं आया था, वैक्सीन भी नहीं आई थी। उस समय चाहे स्मृति ईरानी जी हो, अमित शाह जी हो, या पीयूष गोयल जी हो, या इनके बाकी मंत्री हो, वहां पर रोज रैली कर रहे थे, लाखों का हुजूम इकट्ठा हो रहा था, तब किसी पे FIR नहीं हुई। तो आपको ये चीजें जाननी पड़ेंगी, लोगों को समझनी पड़ेंगी कि आपको मुद्दों से, जो इन्होंने वादे किए थे, मुद्दे और वादे की तो बात ही नहीं हुई ना जैनेंद्र अरकवंशी जी। उन्होंने तो सीधे तौर पर यह कह दिया कि देखिए मुसलमानों का कोई चूंकि नेता नहीं है, मुसलमानों के पास अपना कोई चेहरा है नहीं, इससे सभी पार्टियां आपका इस्तेमाल करती हैं और जब आपकी जरूरत नहीं होती है तो फिर वो आप लोगों को बाहर बैठना पड़ता है। एग्जाम्पल वो बैंड बाजा बारात का दे रहे थे, लेकिन मुद्दे जिनका आप जिक्र कर रहे हैं उसका उन्होंने कोई जिक्र ही नहीं किया, और इसीलिए आरोप उनके ऊपर ये लगते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम की तरह काम करते हैं। समाजवादी पार्टी भी यही बात कह रही है, अन्य विपक्षी पार्टियां भी यही बात कह रही हैं कि तो बी पार्टी की तरह काम कर रहे हैं। लेकिन क्या चुनाव लड़ने का हक केवल भाजपा को ही है और किसी पार्टी को या स्वतंत्र उम्मीदवार को नहीं है? निर्दलीय नहीं लड़ते हैं क्या? क्या वो किसी की टीम होते हैं अगर निर्दलीय खड़े हो जाते हैं? और दूसरी चीज, ये उन्होंने सही कहा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनके बयान, अब मैं बताता हूं कि 34 पेज का घोषणा पत्र जारी किया और 4.5 साल बाद जब रिपोर्ट कार्ड दिखाने की बारी आई तो 14 पन्ने 16 पन्ने में वो समेट दिया। मतलब 16 पन्ने की आप घोषणाएं करते हैं और 34 पन्नों की आप घोषणाएं करते हैं और 16 पन्ने में आपका रिपोर्ट कार्ड आ जाता है। चलिए ठीक है अरकवंशी जी, कुल मिलाकर के आप उनकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, आपको लगता है उन्होंने जो कहा वो सही कहा है। प्रदीप सिंह जी, मैं आपके पास आता हूं, ओवैसी के बयान को जायज ठहराते हैं? आपको लगता है कि ओवैसी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है? निश्चित तौर पर जो ओवैसी जी जब उत्तर प्रदेश की धरती पर आते हैं तो उन्हें बात करनी चाहिए थी गन्ना किसानों की, उन्हें बात करनी चाहिए थी या बेरोजगार नौजवानों की, उनको बात करनी चाहिए थी उत्तर प्रदेश में हुए भर्ती घोटालों की, नर्सिंग भर्ती घोटाले पे बात करनी चाहिए थी, शिक्षक भर्ती घोटाले पर बात करनी चाहिए थी, पुलिस भर्ती घोटाले पर बात करनी चाहिए थी। इन घोटालों में या किसानों के आंदोलन में क्या मुस्लिम समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता? क्या जब ये घोटाले होते हैं तो ये तय कर दिए जाते हैं कि यहाँ पे एक समाज के लोग घोटाले में शामिल होंगे, दूसरे समाज के लोगों का घोटाले से नुकसान नहीं होगा? क्या इन मुद्दों पर वैसी को चर्चा करनी चाहिए था। निश्चित तौर पर जब इस मुद्दे पर आप चर्चा नहीं करते हैं तो ये बात जो आप पर एक आरोप सिद्ध होता है कि आप भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हो। आप जहां जहां भी जाते हो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता जो भी चाहते हैं ठीक बयान ओवैसी जी का उसी तरीके से आता है। आज जब उत्तर प्रदेश में बात होती है तो योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में सरकार चल रही है, क्या खुशी दुबे मुसलमान थी? क्या खुशी दुबे के साथ जो अन्याय हो रहा है क्या वो मुसलमान है? क्या तमाम सुबोध सिंह हत्याकांड होता है, सुबोध सिंह पर गोली मारी जाती, पूरा थाना फूंक दिया जाता है, क्या सुबोध सिंह जी मुसलमान थे? क्या आप लगातार देख रहे हो अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है और जेलों में हत्याएं हो रही हैं और अपराधी निरंकुश हो रहा है जेल से लेकर शहर के अंदर तक। विधानसभा के अंदर जब सरकार बनती है उसके कुछ दिन बाद ही आपको सदन के मुखिया कहते हैं इसमें एक बम बरामद हुआ, एक पाउडर बरामद हुआ जिससे विधानसभा उड़ जाएगी। आज तक वो अपराधी पकड़ा नहीं जाता। इन मुद्दों पर भी ओवैसी जी को चर्चा करनी चाहिए थी, लेकिन मुद्दों पर चर्चा के बजाय जब आप इस तरह की बातें करते हो तो निश्चित तौर पर ये लगता है कि आप बुनियादी मुद्दों से लोगों का दिमाग हटा रहे हो। लेकिन उनकी बात को आप इस सिरे से कैसे नकारेंगे? क्योंकि उन्होंने कहा कि आप ब्राह्मण का जिक्र करें, ब्राह्मण का आपको 10 नाम मिलेंगे कि हाँ चलिए ठीक है ये इनके रहनुमाई करते हैं। आप ठाकुरों का जिक्र करेंगे उनके रहनुमाई वाले मिल जाएंगे, अन्य पिछड़ा वर्गों की भी आप अगर आप जिक्र करेंगे उनके नेता भी आपको मिल जाएंगे। मुसलमानों का कोई एक सर्वमान्य नेता उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं होना यही मुसलमानों के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि उनको उनका सही अधिकार नहीं मिलता है। अब आप बताएं कि कांग्रेस पार्टी में कैसे उनकी रहनुमाई हो रही है या कैसे कांग्रेस पार्टी मुस्लिमों का हित कर सकती है? भाई ओवैसी को काउंटर कैसे करेंगे आप? प्रदीप जी। निश्चित तौर पर
आप जब उत्तर प्रदेश कांग्रेस की बात करते हैं तो मुसलमानों की, पहली बात हम जाति के आधार पर रहनुमाई की बात नहीं करते, लेकिन आप बात अगर करना चाहते हैं तो सलमान खुर्शीद जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं। नसीमुद्दीन जी मुसलमानों की रहनुमाई कांग्रेस के बैनर पर करते हैं। और जब बात होती है तो हम कांग्रेस की बात नहीं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करते, हम हिंदुस्तान में किसान आंदोलन की बात करते हैं, हम उत्तर प्रदेश में नर्सिंग भर्ती घोटाले पर बात करते हैं, हम बात करते हैं पुलिस भर्ती घोटाले पर, हम बात करते हैं विद्यार्थियों पे हो रहे अन्याय पर, हम बात करते हैं सड़कें जो गड्ढा युक्त हो चुकी हैं, जिसपे बड़े बड़े वायदे किए थे कि 14 जून तक सरकार बनने के बाद ये प्रदेश गड्ढा मुक्त सड़कों से लबालब हो जाएगा। आज स्थितियां ये है कि 40,000 से ज्यादा गड्ढे लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी में हैं। इस पर मुख्यमंत्री जी का कोई बयान नहीं आता, ओवैसी जी ने इस पर कोई बयान नहीं दिया। अपराध अपने चरम पर है, इस पर ओवैसी जी का कोई बयान नहीं आता, तो निश्चित तौर पर यह माना जाएगा नहीं, लेकिन बुनियादी मुद्दों से सवाल आपसे मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं कि सोहेल अंसारी, भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देशन सोहेल अंसारी कैंट से कांग्रेस पार्टी के ही विधानसभा के सदस्य हैं, विधायक हैं। सीधे तौर पर उन्होंने हमला ये किया कि आपके वो जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सीए एनआरसी के विरोध में कहीं दिखे ही नहीं, सड़कों पर आए ही नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी भी आपको छल रही है सपा और बसपा की तरह, इसलिए असदुद्दीन ओवैसी के आपको पक्ष में मत करना है या वोट डालना है। यानी कि निशाने पर आप भी हैं, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कांग्रेस पार्टी को लेकर के भी उनकी यही लाइन। प्रदीप जी। ओवैसी जी को इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर ओवैसी ही नहीं, किसी भी राजनीतिक दल को आज अगर जिन मुद्दों पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, बढ़ती महंगाई पर बात करनी चाहिए, टूटती कानून व्यवस्था पर बात करनी चाहिए, किसान आंदोलन पर बात करनी चाहिए, बढ़ती घोटालों पर बात करनी चाहिए, इस चर्चा इस समय ये होनी चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर बात होनी चाहिए। आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उन वायदों पर क्या 1% पे खरी उतरी है क्या? इन सवालों का जवाब हमें भारतीय जनता पार्टी से चाहिए, वर्तमान सरकार से चाहिए, और जनता ये जवाब लेकर रहेगी और इसके विपक्ष में वोट करेगी। नहीं ठीक है, लेकिन उसके लिए एक नेता भी तो चाहिए ना जो उनकी बातों को उठाता रहे। बीडी नकवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। बीडी नकवी जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। बीडी नकवी जी, अगर आपने सुना हो असदुद्दीन ओवैसी के स्टेटमेंट को, एक चुनावी जनसभा के अंदर कह रहे हैं कि मुसलमानों की स्थिति प्रदेश के अंदर बैंड बाजा जैसी है कि आप उनको शादी विवाह में ले तो जाते हैं लेकिन बाहर ही रोक देते हैं, उसके बाद जब उनका काम निकल जाता है तो आप कहते हैं कि नहीं अब आप जाइए। कैसे आप इसको देखते हैं, इस स्टेटमेंट को? क्या वाकई में मुस्लिमों की स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बैंड बाजा बारात जैसी है? मेरी आवाज आ रही है जी? मेरी आवाज देखिए, ऐसा है, मिस्टर ओवैसी का काम जो है वो कौम को आइसोलेशन में, कम्युनिटी को आइसोलेशन में ले जाना है। और जो काम हिंदुस्तान पाकिस्तान बटा जो जिन्ना ने किया, उससे ज्यादा बुरा काम आज जो है मिस्टर ओवैसी कर रहे हैं। ओवैसी हैदराबाद में रहते हैं, वो यूपी के अंदर ना तो कहीं मापलिंची पे जा सकते हैं, ना किसी थाने मदद कर सकते हैं, ना किसी मरीज को दिखा सकते। वो इलेक्शन आते हैं। पिछले इलेक्शन में कुछ कैंडिडेट लड़ाए थे उन्होंने, जो निबट गए थोड़े बहुत। एक कैंडिडेट लड़ा संभल में, थोड़ा बहुत 50,000 वोट मिले, बकिया 1,500। बदायूं शहर का मैं रहने वाला हूँ, वहाँ 500 वोट मिले थे, 700 वोट मिले थे उस कैंडिडेट को। बंगाल में जाके उनके कैंडिडेट को 1,000 से कम वोट मिले। एवरी कैंडिडेट डिड गेट लेस देन 1,000 वोट। मिस्टर ओवैसी सिर्फ और सिर्फ एक मिशन से है, एक मकसद से हैं। यहाँ यूपी के अंदर हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं। वो इत्तेहादुल मुस्लिम की बात करते हैं, हमारे बीजेपी हिंदुत्व की बात करते हैं। फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क क्या है? अरे भाई, मिस्टर ओवैसी दिखाएं कौन सी बरादरी हमारे हिंदू भाइयों की, कौन से हिंदू भाई उनके साथ हैं, दिखाएं ना मंच पे, आन के दिखाएं, लोग वोट में लगा उनको। इलेक्शन एक अरिथमेटिक है, 2-3 कौमें मिलेंगी, बहुत से लोग मिलेंगे, सब साथ चलेंगे तो इलेक्शन जीता जाएगा। ये इसलिए नहीं 1,500 के वो वोटों को नुकसान करके वो अपना मिशन बिहार में पूरा कर चुके। वो ही इज एन एक्सपोज्ड मैन। हमें चैन से रहना दिया जाए। हमारी यहाँ लड़ाई उन ताकतों के साथ हो रही है जो हिंदुस्तान के अंदर कैप्चर कर चुके हैं, हिंदुस्तान को बेच रहे हैं। और खैर तो यह है कि किसान आंदोलन चल रहा है। हिंदुस्तान का किसान आंदोलन एक ऐसा आंदोलन है जो हिंदुस्तान की दिशा तय करेगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जाएगा। भाई, सत्ता रहनी चाहिए किसान के पास, पैसा रहे शहर में बिजनेसमैन के पास, ये तो ठीक समझ में आता है। लेकिन पॉलिटिकल पावर ही बिजनेसमैन रखेगा और किसान के पास कुछ नहीं होगा, गरीब मजदूर के पास कुछ नहीं होगा। लेकिन नकवी साहब, अगर वो ये कह रहे हैं कि रहनुमाई करने वाला मुसलमानों का कोई चेहरा नहीं है,
और अगर चेहरा होता तो शायद उनकी बात या उनके हक हकूक की बात हो जाती। अगर वो पीछे हैं मुसलमान, क्योंकि सभी ने इस्तेमाल किया, मुसलमानों की आज स्थिति जो है उसके लिए जिम्मेदार है। नहीं, कोई सवाल नहीं करा हिंदुस्तान के अंदर। मुसलमानों को कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूशन दिया जिसमें उनका अधिकार मिला। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया, पाकिस्तान में कहां मिला सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन? हमारे सेकुलर फैब्रिक का देश है। हमें बिल्कुल गर्व है हमारे हिंदू भाइयों पर, हमें गर्व है हमारे दलित भाइयों पे, हमें गर्व है हमारे बैकवर्ड भाइयों पे, जो यहाँ कौमें रहती हैं। हमें सब मिलजुल के रहना है। और ये लड़ाई झगड़े ये सब चलते रहेंगे, दुनिया में हर जगह चलते हैं। हर जगह कास्ट कन्फ्लिक्ट होते हैं, हर जगह कम्युनल कन्फ्लिक्ट होते हैं। कौन सा दुनिया का हिस्सा है जहाँ कन्फ्लिक्ट नहीं होते? कौन सी सोसाइटी ऐसी है जहाँ नहीं होते? हम झगड़ेंगे भी, हम झगड़ा भी करेंगे, हम मिलकर भी रहेंगे, मोहब्बत से रहेंगे। हम एक ऐसा हिंदुस्तान जी, देखिए चर्चा वहीं आ गई घूम के जहां पर मैंने छोड़ी थी कि आखिर मुझे ये बताइए कि आरोप आप लोगों के ऊपर घूम फिर कर क्यों लग जाता है और फर्क फिर क्या रह जाता है आप में और ओवैसी में? क्योंकि आपको ही कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलेगा। मुस्लिम स्कॉलर भी इस बात को कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें। मुस्लिम स्कॉलर क्या कह रहे हैं? क्योंकि जो ये लोग केवल अपने एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं और हमारा ओवैसी से कोई लेने देने। हम सिर्फ विकास की राजनीति करते। माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है सबका साथ सबका विकास। हम सबको लेकर के काम करते हैं, ना ही कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करते हैं। और ये नकवी साहब जो कह रहे हैं कि हम सब मिल करके रहते हैं, यही लोग अगर ये आप कहते हैं अपने आप को, तो 1946 के चुनाव में मुस्लिम लीग को सबसे अधिक सीटें उत्तर प्रदेश से मिली थी। उस समय संयुक्त प्रांत कहा जाता था, बिहार से मिली थी। उत्तर प्रदेश की 66 मुस्लिम सीटों में से 54 सीट मुस्लिम लीग को मिली थी। उसकी वजह मैं बताऊंगा। बिहार की 40 में से 34 सीटें मिली थी। तो ये जो डिविजिव पॉलिटिक्स थी, लोग थे पहले भी थे, आज भी हैं। अरे उस मुस्लिम लीग के साथ तो मिलकर आपने सरकार चलाई थी। मैं जवाब दूं, मैं जवाब दे दूं। जवाब का समय था, बोलिए। अपने भाई को मैं छोटा जवाब दे रहा हूँ। ये जो हुआ नंबर है, तब बोलिए। जानकारी शुद्ध कर लीजिए, जानकारी करके आइए प्रशांत जी, अपने वरिष्ठों से पूछ कर आइए। उस मुस्लिम लीग के साथ मिलकर आपने सरकार चलाई थी। जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूं कि जो मुस्लिम लीग को वोट मिले, यूपी जिम्मेदारी एबॉलिशन एक्ट कर दिया गया। यहाँ का जो वोटर था मुस्लिम जिम्मेदार, यहाँ मुस्लिम का आवाम जो कारखानदार था, जो मजदूर था, उसको कोई वोट देने का मौका नहीं मिला। हिंदुस्तान में सभी लोगों का वोट नहीं था मेरे भाई। अगर आज पूछा जाए तो आज पूछिए आप मुसलमान से, आज पूछिए हिंदू भाइयों से कि वो गलत हुआ पार्टीशन। हम बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं पार्टीशन को। हर शहरों में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कौन लगाते हैं? कौन लगाते? पाकिस्तान के आगे लोग नहीं लगाते हैं, यहीं रहने वाले लोग लगाते हैं। नहीं, कोई नहीं लगाता। यहीं के रहने वाले लोग लगाते हैं ना। नहीं, बिल्कुल। चलिए ठीक है, मैं इस विषय पर फिर से दोबारा वापस आऊंगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं और ब्रेक के बाद इस चर्चा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आज सवाल तो बनता है, मैं सवाल इस बात का, असदुद्दीन ओवैसी जिस बात को कह रहे हैं या फिर तुलना अगर वो पूरे मुस्लिम समुदाय की इस बात से करते हैं कि उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो बैंड बाजा पार्टी की स्थिति में है, तो फिर इसके सियासी मायने क्या समझे जाएं? क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहे हैं वो मुस्लिमों के हित के लिए है या फिर ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी फायदे के तौर पर इसको आप जोड़कर देखें? और क्या वाकई में असदुद्दीन ओवैसी चिंता इस बात की कर रहे हैं कि मुस्लिमों का एक चेहरा या मुस्लिमों के नाम पे जो राजनीति हो रही है उसमें मुस्लिमों को उनका अधिकार मिलना चाहिए? तो फिर इस बयान के और मायने कैसे इसको समझा जाए, जिस पर चर्चा लगातार जारी है। चर्चा में एक बार फिर से वापस लौटते हैं। जैनेंद्र अरकवंशी जी, मैं आपका रुख करता हूं, कैसे देखेंगे? क्योंकि अभी तक तो आप ये कह रहे थे कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही वो बिल्कुल सही है, लेकिन बीडी नकवी जी ने इसको सिरे से खारिज किया और उन्होंने कहा कि वो सिर्फ और सिर्फ गलत बयानबाजी कर रहे हैं। इस तरह की स्थिति नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहले भी मुसलमानों की स्थिति सही रही, उनके रहनुमा भी हैं और अभी भी सही है। ऐसी बयानबाजी को करके वो कहीं ना कहीं अपने एजेंडे को सिर्फ साधने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूं जवाब दें जैनेंद्र अरकवंशी जी। देखिए आयुष भाई, मैं पहले तो एक सवाल आपके मार्फत पूछना चाहता हूं कांग्रेस प्रवक्ता जी से कि उत्तर प्रदेश में 47 से 89 तक उनका शासन रहा, तो मुस्लिमों की इतनी बुरी स्थिति क्यों रही कि 2% 3% लोग शिक्षा के स्नातक स्तर तक पहुंच पाते हैं, 2%, 2.5%, 1.5% लोग IAS IPS में चुने जाते हैं? क्यों इतनी बुरी स्थिति रही, जबकि उस समय भी आजादी के समय लगभग 12% 11% मुस्लिमों की आबादी थी?
उनका समाज की जो अलग अलग विधाएं हैं उनमें क्यों नहीं आगे आ पाए वो लोग। दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक करेक्ट कर दूं दोबारा से प्रशांत जी को, ये 2014 के बाद जो इतिहास लिखा गया है फेसबुक और व्हाट्सएप पे वही बार बार दोहरा देते हैं। 1946 में जो ये बता रहे हैं उससे पहले इनको जाना पड़ेगा 1923 में। सावरकर ने बहुत पहले ही 1923 में एक किताब लिखी थी हिंदुत्व के ऊपर, उसमें लिखा था कि 2 राष्ट्र होने चाहिए। 1940 में वही चीज जिन्ना ने दोहराई और अरे इसको हिंदुत्व में ऐसी आरसी कोई मजूमदार बात नहीं ने है। अपनी किताब हिंदुत्व आरसी पुस्तक में ऐसी मजूमदार कोई बात नहीं है। लेखक है फालतू की बात मत आरसी करिए। मजूमदार। देखिए प्रशांत जी, उन्हीं बात को तो एक बात सुनिए, ऐसी मैंने कोई आपके बात नहीं बीच है। में नहीं टोका आप था, गलत जब बोलेंगे तो बोल मैं रहे थे काटूंगा। झूठ का ज्ञान दे रहे थे, आप मैंने गलत आपको बोलेंगे बीच तो में नहीं काटूंगा। टोका सावरकर था। ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। मैं एक ये एक बात भी किताब पहले का वडवाणी नाम जी ने सन लिखी है। सब कुछ बता रहा हूँ, आप सुनिए। आरसी मजूमदार ने 1940 में जब जिन्ना ने मांग की 2 ठीक राष्ट्र है, की, लेकिन जैनेंद्र तो अरकवंशी जी आरसी मुझे मजूमदार बताएं ने कि कहा अभी अगर आप इस सावरकर चर्चा को बीच में लाएंगे तो फिर उन्होंने लाइन 2017 दोहराई। के विधानसभा चुनाव में आप इनके साथ लड़ते हैं, कुछ दिन तक आप इनके साथ भी रहते हैं। तब ये सब नहीं पता था कि इन्होंने किताब भी लिखी, ये भी डिवाइड करना चाहते हैं, ये भी 2 नेशन की थ्योरी में बिलीव करते, तो उस समय ये सब कहां चला गया था? ये सब कहां चला गया था? लेकिन जब आप उनके विरोध में बैठ जाएंगे तो आप उनका इतिहास भूगोल सब निकालेंगे। या तो आप बिल्कुल आइडियोलॉजी को लेकर के एकदम स्पेसिफिक रहें कि आपकी जो आइडियोलॉजी है अरकवंशी जी, आप उसी पर चलेंगे, आप किसी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाले। जब आप ऐसे लोगों के साथ समझौता करते हैं तो फिर ये तर्क ना दें। अरकवंशी जी, मेरा सवाल आपके सवाल से ही जुड़ा हुआ है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है अरकवंशी जी, देखिए मैं उस इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि यहाँ इतिहास की बातें नहीं करनी। मुझे ये बताएं जैनेंद्र अरकवंशी जी, आपने ये कहा कि हिंदू हृदय सम्राट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बनाने की कोशिश है, ओवैसी क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? मुस्लिम हृदय सम्राट। उनके इस बयान को मैं क्या समझूं? मैंने आपको केवल एक एग्जाम्पल दिया, वो मुस्लिम हृदय तो वो मुस्लिमों की ही तो बात कर रहे हैं ना। अरकवंशी जी उन्होंने कब कहा? उन्होंने सर्व समाज का जिक्र कब किया? उन्होंने तो सिर्फ मुस्लिम समाज का जिक्र किया। क्यों? जैसे अगर जिन लोगों को उन्होंने बुलाया है अपनी मीटिंग में, अपने जो उन्होंने रैली निकाली है, वो उन्हीं की बात करेंगे ना। अभी जैसे ब्राह्मणों की मीटिंग निकाली, उन्होंने जगह जगह मीटिंग की, तो सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों कर रहे हैं ना? फिर क्या फर्क है भाजपा में और फिर असदुद्दीन ओवैसी में? यहाँ पे नहीं, मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जिस समाज के जिस वर्ग की, अच्छा ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी की मुझे कोई रैली आप बताइए, कोई रैली बताइए असदुद्दीन ओवैसी की जिसमें उन्होंने सर्व समाज की बात की हो। इसको छोड़कर कोई रैली बताइए। नहीं, मैं बता देता हूं। इटावा में और माफ कीजिएगा, मैनपुरी में रैली हुई थी इसी साल फरवरी में, ठीक है। वहां पे सर्व समाज की बात की गई थी और वहां पे भी सर्व समाज में भी असदुद्दीन ओवैसी ने मुस्लिम समाज की बात की थी। नहीं, वहां पे सभी की बात की गई थी। वहां पे हमारे भी नेता थे, जिस गठबंधन में वो शामिल थे, वो तो उसमें आपके नेता भी थे और नेता भी थे, सबकी मिली जुली जो बात थी वो सर्व समाज की बात थी। मैंने स्पेसिफिक असदुद्दीन ओवैसी की बात पूछी, तो बात आ ही रही है। मैंने असदुद्दीन ओवैसी के स्पेसिफिक पूछी, सर्व समाज की बात उन्होंने कब की? इस मंच पर उन्होंने क्यों नहीं कहा? नहीं, यहाँ पे मैंने वही बताया ना, यहाँ पे जिनके लिए रैली आयोजित की गई उनकी बात की उन्होंने। जब वो सर्व समाज की रैली आयोजित करेंगे तो सर्व समाज की बात करेंगे। और दूसरी बात, नहीं, उस सर्व समाज की बात को करने के लिए उनको 3-4 नेता और चाहिए होंगे। मैं बता दूं, चुनाव पूरा आपका जो संयुक्त भागीदारी मोर्चा है ना, उसके अलग अलग नेता फिर वो अलग अलग समाज की बात करेंगे और वो कंक्लूड होकर के सर्व समाज की बात होगी। लेकिन कोई एक नेता बात नहीं करेगा सर्व समाज की। ठीक है, आम आदमी पार्टी के भी प्रवक्ता इस बीच हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी रुख करता हूं। काजी इमरान लतीफ जी, स्वागत आपका। कैसे देख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान को? वो कह रहे हैं कि बैंड बाजा बारात जैसी स्थिति मुसलमानों की है क्योंकि उनका कोई रहनुमा ही नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर, इसलिए उनको सिर्फ इस्तेमाल वोट बैंक के तौर पर किया जाता है। इस बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? आयुष जी माफ करिएगा, पहले तो मैं वैभव जायसवाल हूँ। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी साहब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर कैसे अब जनता के मुख्य मुद्दों से ध्यान भटका करके ये जो अपने चुनावी मुद्दे सेट करना चाह रहे हैं, ये उसी का प्रयास है। ओवैसी जी भी वही कर रहे हैं। वो चुनाव जीतने या सरकार बनाने के मकसद से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के मकसद से उत्तर प्रदेश में आए हुए हैं। हमने भी देखा कि जहां पे भी भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना होता है ओवैसी जी वहां पहुंच जाते हैं और कैसे वोटों का ध्रुवीकरण करना है ये ओवैसी जी को भली भांति मालूम है। ओवैसी जी ने आज तक, मेरा प्रश्न है, क्यों नहीं उत्तर प्रदेश की जनता की मूलभूत जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और जो उनके खिलाफ आज प्रदेश की सरकार, योगी सरकार, अगर कोई मुद्दा ऐसा है कि बेरोजगारी अगर आज समस्या है, ओवैसी जी ने आज तक उस पर नहीं बोला। अगर महंगाई कोई समस्या है उस पर नहीं बोला। भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, कई भ्रष्टाचार में ओवैसी जी उस पर नहीं बोलते हैं। वो सिर्फ इसीलिए आते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके और ओवैसी जी उसी माध्यम से
कुछ सीटें जीत करके अपने आप को स्थापित कर सके, सिर्फ यही मकसद है। और उत्तर प्रदेश की जनता ये जो नफरत की फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी जी मिलकर खोल चुके हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, इस बार उत्तर प्रदेश की जनता इसको भली भांति समझ चुकी है और इनकी ये जो रणनीति इस बार चलने वाली नहीं है। इस बार अगर उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में अगर बातें होंगी तो जनता अपने मुद्दों पे बात करेगी कि कैसे उसको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सके, कैसे बकाये जो पुराने बकाये वो माफ हो सके, कैसे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। क्योंकि आपने देखा कि भारतीय नहीं, जनता उसके पार्टी लिए तो पूरा संयुक्त भागीदारी मोर्चा है ना, उसके लिए तो पूरा संयुक्त भागीदारी मोर्चा है, तब वो बात हो जाएगी। लेकिन ओवैसी अगर अपने समाज की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या बुराई है और क्यों नहीं होनी चाहिए? इनको ये प्रश्न पूछना चाहिए ओवैसी जी से। नहीं, वो तो पूछने के लिए अर्कवंशी जी बैठे हुए हैं। एसबी एसपी की जब संयुक्त महासभाएं होंगी तब उसमें सारे सवाल उठेंगे। लेकिन ओवैसी जी अपने समाज की बात क्यों ना करें भाई? उनके समाज के साथ जो हो रहा है उसकी बात करने में क्या हर्ज है? प्रमुख बातें पिछले दिनों में बताई पूरी तरीके से स्पष्ट है कि ये लोग किसको जिताना चाह रहे उत्तर प्रदेश में। मुझे ठीक है, मतलब अर्कवंशी जी भी उसमें शामिल हैं। ठीक है, चलिए प्रदीप जी कुछ सवाल अर्कवंशी जी ने आपके लिए छोड़ा था। वो ये कह रहे थे कि आपको भी ये बताना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब आपका भी शासन रहा मुसलमानों की स्थिति क्या थी भाई? इसीलिए तो आज जिक्र हो रहा है कि मुसलमान हाशिए पर क्यों चला गया है। कांग्रेस भी जिम्मेदार है। प्रदीप जी जवाब दें। देखिए अभी तमाम वक्ताओं ने बात की और आपने भी ये बात कही कि जो है क्यों नहीं रहनुमाई ओवैसी की बात होनी चाहिए। ओवैसी जी किसी समुदाय का रहनुमाई करते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जो रहनुमाई हो रही है, उत्तर प्रदेश सरकार की जो रहनुमाई हो रही, वहां पर भी एक जाति की रहनुमाई करते हुए प्रदेश के मुखिया दिखाई पड़ते हैं और उसी का कारण है कि खुशी दुबे जैसी महिलाओं को न्याय नहीं मिल पाता। तो इसी तरह की जब आप रहनुमाई करते हैं तो समाज के एक तबके को तो आप ताकत देते नजर आते हैं, लेकिन दूसरे तबके को लगातार कमजोर करते नजर आते हैं। इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश की वर्तमान में चल रही सरकार, जिस तरीके से ब्राह्मणों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। लगातार अगर आप किसी थाने में जाते हैं और एफआईआर लिखाने जाते हैं, अगर आपका नाम क्या आगे मिश्रा तिवारी शुक्ला लिखा हुआ है तो दरोगा जो ठाकुर साहब दरोगा जी बैठे हुए हैं वो कहते हैं अपराधी ये है, गिरफ्तार इसे कर लो, अपराधी ढूंढने बाद में जाओ। तो सभी समाज का आप पर से भरोसा क्यों टूटा? मेरा सवाल फिर ये है, इसीलिए हम कहते हैं अगर आपने मुसलमानों को भी लेकर के साथ चले, आप सभी सर्व समाज को साथ लेकर के चले, तो जनता ने भरोसा क्यों छोड़ दिया कांग्रेस का उत्तर प्रदेश के अंदर? जनता ने देखिए कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं, आप बुनियादी मुद्दों पर संघर्ष करते नजर आते हैं। इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार के जो घोषणा पत्र है उसे लागू करवाने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस लगातार सड़कों पर रही है। हमने 9000 से ज्यादा गिरफ्तारियां दी हैं। हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी ने लगातार आंदोलन किया है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने सड़कों पर आंदोलन किया, हमने लाठियां खाई हैं। हम लगातार सरकार के खिलाफ जनता की आवाज बनते नजर आए हैं और हमारा विश्वास है कि आने वाले समय में जो चुनाव होगा वो इन मुद्दों पर होगा। नर्सिंग भर्ती घोटाले पर होगा, पुलिस भर्ती घोटाले पर होगा, शिक्षक भर्ती घोटाले पर होगा। स्कॉलर होने के नाते क्या आपको लगता है कि ये पूरा स्क्रिप्टेड है, ये पहले से प्री प्लान है, इसको तैयार किया गया है और जानबूझ करके इसको यहां पर अब लाया गया है कि हाँ आपको यही इस तरीके से बोलना है या स्टेटमेंट ऐसे देने हैं, या असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति ही यही है, वो सूट बीजेपी को कर जाती है? कैसे देखते हैं इसको? देखिए ऐसा है कि हिंदुस्तान इज द बेस्ट एग्जाम्पल है क्रोनी कैपिटलिज्म का। क्रोनी कैपिटलिज्म जहां पर साठगांठ हो जाए पैसे वाले की राजनीतिक तंत्र से, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से, तो ऐसी जो क्रोनी कैपिटलिज्म को है वो मजहब धर्म का जो है वो बहुत मदद करता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम फॉर मैन, एक मजहब जो है वो एक तरह की अफीम है। हमारे कोरोना ने ये साबित किया कि हमें कैसे बदलना चाहिए, हमें कैसे साइंटिफिक टेम्पर लाना चाहिए। तो ये जो चीज है ये प्लान्ड है। मिस्टर ओवैसी इज ए प्लान्ड स्टूज ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल। आप ये समझ लीजिए बिल्कुल मेरी नजर में। ये बताइए तेलंगाना का चीफ मिनिस्टर मिस्टर मोदी के साथ है और मिस्टर ओवैसी तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर के साथ है, तो मिस्टर ओवैसी किसके साथ हुए इन नेशनल पॉलिटिक्स में? ये सिंपल सी बात है। मैंने सिंपल से सवाल किया, इसे कोई भी लोग पूछिए और मैं यहाँ पब्लिक को सुनना पड़ेगा। जो बिल्कुल सीधी सीधी बात मैं कर रहा हूँ, मेरी कोई वैसी से कोई एलर्जी नहीं है। वो पढ़े लिखे आदमी है, बैरिस्टर है, बड़ा अच्छा बोलते हैं, पार्लियामेंट में बड़ा अच्छी तरह बात को प्रेजेंट करते हैं, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यूपी की फिक्र उन्हें ना हो, बंगाल में उनको जूता पड़ चुका। बंगाल ने सबक दोनों ताकतों को सिखाया। बंगाल ने सबक ऐसा दिया कि इन एक फोर्सेस को
जो हिंदुत्व की बात करती थी, और जो मिस्टर ओवैसी है उनको भी पूरा रिजेक्ट कर दिया। देखिए, बंगाल का इलेक्शन एक रोल मॉडल बना है हिंदुस्तान के लिए। मुल्क उस तरफ जा रहा है, वो ताकतें इस तरफ जा रही हैं, और मजदूर किसान को ताकत मिलना है। दलित, पिछड़ा, मजदूर, किसान, ये देखिए हमारे यहाँ के जो मेहनत का तबका है, वो चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, वो उसके अंदर एक ललक पैदा हुई है ताकत की। इसीलिए बहुत सी रीजनल पार्टीज एक ताकत बन रही है। यहाँ आप बात करते बैंड बाजा बारात, समाजवादी में मिस्टर आजम खान बहुत बड़ी ताकत रखते थे, मिस्टर नसीमुद्दीन जो आज कांग्रेस में है, वो बीएसपी में एक रोल अदा करते थे, मिस्टर सलमान खुर्शीद कांग्रेस के अंदर थे, हर जगह नुमाइंदगी थी। कौन सी पार्टी ऐसी थी जहां इवन बीजेपी के अंदर भी कुछ ना कुछ, चाहे बैकडोर से आए लेकिन आए, इलेक्शन नहीं लड़ा है बीजेपी ने किसी को एमएलए का, किसी को पार्लियामेंट के उन्होंने टिकट एक आध कोई हिंदुस्तान में दिए होंगे, यूपी और बिहार और यहाँ कहीं कोई टिकट नहीं दिया। तो अगर बीजेपी नुमाइंदगी देती, अगर कैंडिडेट बनाती, तो लोग सोचते। उन्होंने तो बिल्कुल एक तरह से टारगेट कर दिया कि नहीं साहब, हमें आइसोलेशन, यही उनका एजेंडा है, यही उनका मोटो है, इसीलिए हम बात कर रहे हैं, वरना कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे स्पेस मिला, उनको स्पेस मिला, और वो स्पेस भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएट किया है, इसलिए वो ये कह पा रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस को हराने के लिए जमात इस्लामी के साथ बैठते थे, मिस्टर इमाम बुखारी को लीडर बनाया बीजेपी वालों ने, जनसंघ ने। हमने तो इलेक्शन लड़ा है ना, कांग्रेस के खिलाफ 70 में इलेक्शन लड़ाया है, लेकिन अब चीजें समझ में आ रही है। आज वो लोग टारगेट किए जा रहे हैं। कल जो साथ खाना खा रहे थे मिस्टर अडवाणी ने तारीफ करी, प्रशांत उमराव प्रशांत उमराव इसका जवाब देंगे। अर्कवंशी जी मैं आऊंगा आपके पास, प्रशांत उमराव जी का जवाब पहले मैं लेता हूं। प्रशांत उमराव जी जवाब दें। ये नकवी साहब भी स्कॉलर की आड़ में खाली तथ्यों के साथ खेल करते हैं, कहते भाजपा ने मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं उतारे। नकवी मुख्तार अब्बास नकवी जी रामपुर से सांसद रहे, उसके बाद भी चुनाव लड़े। सैयद शहनवाज हुसैन भागलपुर से सांसद रहे, 2014 में भी चुनाव लड़े। इससे 2014 के लोकसभा चुनाव में 5 मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा गया था। असम में हमारे मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो ऐसा कुछ नहीं जो कहने की हमने यूपी बिहार से कैंडिडेट नहीं उतारा। आरिफ मोहम्मद खान को भाजपा ने उतारा उत्तर प्रदेश से। ये तथ्यों के साथ जो घालमेल करते हैं ना, ये गलत है। और जब जमात इस्लामी के साथ मुसलमानों की नुमाइंदगी, जो योग्य लोग हैं, उत्तर प्रदेश कैबिनेट में भी मंत्री हैं, केंद्र में भी कैबिनेट मंत्री, अन्य राज्यों में भी मंत्री हैं। इलेक्शन बताइए, टिकट बताइए, खेल मत करिए। यूपी में टिकट दे रहे हैं आप, बताइए। यूपी में टिकट दे रहे हैं आप किसी को, बताइए, बता दीजिए। सामने आ जाएगा। आपने बोला कि चलिए प्रशांत जी मुझे ये बताएं। प्रशांत जी ठीक है, चलिए आप किसको टिकट दे रहे हैं, किसको टिकट नहीं दे रहे हैं, ये ठीक है, ये आपकी पार्टी का मसला है, मुझे ये बताइए। लेकिन ये जो आरोप लग रहा है, बार बार ये आरोप जो घूम फिर के आता है कि ओवैसी उस बात का जिक्र नहीं कर रहे हैं जिसका जिक्र सभी पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं कि आपकी सरकार ने क्या डिलीवर किया उसका जिक्र होना चाहिए, चर्चा उस पर होनी चाहिए, लेकिन वो मुस्लिमों की बात कर रहे हैं और आपको ये सूट कर रहा है, इसलिए वो आपकी बी टीम की तरह ही काम कर रहे हैं। लेकिन उनकी एमआईएम की पार्टी का नाम ही है इत्तेहादी मुसलमान, तो पार्टी मुसलमान की बात करेगी और उनको क्या बात करना है तो उनसे पूछिए। ओवैसी ने तो असम में चुनाव नहीं लड़ा, असम में भी हम जीते हैं। वो कहां से चुनाव लड़ते हैं, कहां लड़ते हैं, वो उनका भारतीय जनता पार्टी को जरूरत होती है ओवैसी को निर्णायक है। और भारतीय जनता पार्टी को अरे आपके रिजल्ट अभी जमीन कब्जाने पकड़े गए हैं। अनिल कुमार जो आपके कैंडिडेट बनने वाले हैं बहराइच से, अभी लखनऊ में पकड़े गए हैं। आपकी तो बात ही मत करिए। आपने तो नाम लगा जमीन लुटेरे। अर्कवंशी जी इसका तार्किक जवाब क्या है? देखिए यहाँ पे जो पॉलिटिकल पार्टीज के भी नुमाइंदे बैठे ना, उनका भी सवाल है कि अर्कवंशी जी आप भी बी टीम की तरह फिर काम करेंगे, क्योंकि संयुक्त भागीदारी मोर्चा में भाई वो भी एक पार्ट है, आप भी उसका एक हिस्सा है। मुझे ये बताएं कि ओवैसी यहाँ के मुद्दों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम की बात वो क्यों कर रहे हैं? आयुष भाई, अगर कुछ लोगों का बस चले तो वो ये कहें कि भाजपा की सभी बी टीमें ही हैं, सपा भी है, बसपा भी है, जो जीत नहीं पाती है वो। और दूसरी तरफ ये भी कह देते हैं कि भाजपा के खिलाफ सारी ताकतें जो सत्ता में होगी उसी के खिलाफ सारी जी नहीं, तो आप तो नहीं कह रहे, राजनीति को नहीं कह रहे, अभी मेरी बात सुन लीजिए। राजनीति बहुत अच्छा बोल रहे हैं, राजनीति बहुत अच्छा बोल रहे हैं, राजनीति बहुत अच्छा बोल रहे हैं, तारीफ साथ रहेंगे तो कैसे समझा जाएगा? मेरी बात सुन लीजिए। लोग देश में नफरत बोलने का काम कर रहे हैं, राजभाई देश में नफरत बोलने का काम कर रहे हैं। वैभव भाई मेरी बात सुन लीजिए। देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो भी सत्ता में होता है सारी पार्टियां उसके खिलाफ लड़ती हैं, चाहे उनमें तकरार हो चाहे ना हो, लेकिन वो आपस में एक साथ एकजुट होने की कोशिश करती है। दूसरी चीज बताता हूँ, हमने मैंने आप ही के चैनल पर बैठ के परसों
एक एक इनके 25 घोटाले गिनवाए, अगर कहेंगे तो आगे 25 और नहीं गिनवाने जैनिन को जी, लेकिन तैयार सवाल हूं, इसी भाजपा बात के का है ना, द्वारा। ठीक है, यही तो है? चर्चा है ना। शिक्षा की मैंने बात वैभव जी ने भी तो बताई, यही सवाल उठाया ना, उन्होंने भी ये कहा कि देखिए अगर वो चर्चा इस बात की नहीं करेंगे कि सरकार ने क्या किया, इसने जो वादे किए उसको कितना पूरा किया, अगर इसकी चर्चा छोड़ के वो ये कहेंगे मुस्लिमों की रहनुमाई नहीं है, बैंड बाजा बारात जैसी आपकी स्थिति है, तो यहाँ इतने सारे नेताओं के नाम यहाँ पर गिनवाए गए जो कि अलग अलग पार्टियों के हैं, अगर वो इस तरीके की बात को कह रहे हैं तो फिर इसको कैसे काउंटर करेंगे? और मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं ये सवाल चूंकि आप उनके साथ गठबंधन में हैं, मतलब चुनाव में तो आप साथ में जाने वाले हैं। नहीं, जब मुसलमानों के लिए सरकार ने कुछ किया ही नहीं और घोषणा पत्र में भी कुछ नहीं था उनके, तो वो क्या सवाल पूछे सरकार से कि इन्होंने घोषणा पत्र में मुसलमानों के लिए ये लिखा और ये नहीं किया? मुझे आप इतना बता दीजिए। उन्होंने हिंदुस्तान है, इन्होंने सारी चीजें हिंदुओं के लिए या वैसे लिख दी, आम भाषा में लिख दी घोषणा पत्र के अंदर। इसीलिए हमारा देश और उत्तर प्रदेश आज पिछड़ रहा है कि हम लोग मुद्दों की बात नहीं करते हैं, हम लोगों की सुविधाएं कैसे दी जाए इसकी बात नहीं करते हैं, हम खुद ही लोगों को बांटते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप में सुधारना चाहिए। जिस चीज के ऊपर आज चर्चा है मैं उस पर कर रहा हूँ, जिस चीज के ऊपर चर्चा होती है मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि चर्चा के अंदर चर्चा हो रही है गधे पर मैं घोड़े की बात करूंगा कि हमारा विकास कैसे ऊपर बात होगी, घोड़े के ऊपर चर्चा होगी, जिस दिन गधे के ऊपर बात होगी उस दिन गधे के ऊपर होगी। को अगर पिछड़ा कहने से हो जाएगा तो रोज चर्चा की जाए। सवाल यह है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो हम उसी पे चर्चा करते रहें। सवाल ये है कि हमारा विकास कैसे, आप ये बताइए उन्होंने क्या गलत बोला? नहीं, वो क्यों नहीं आखिर कहते हो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है और एक ही सिक्के के दो पहलू है, ये साफ दिखता है उनके बयानों से। और ये तो आप लोग कह रहे हैं, ये तो आप लोग कह रहे हैं बी टीम है, कल को आपने तो रिकॉर्ड बना रखा है जमानत जब्त करवाने का। बी टीम तो आपको कहना चाहिए कि हम 400 सीटों पर लड़ेंगे कल को। देखिए हरवंशी जी, अभी आपने जो बात कही है अब आपने भी वही बात कह दी, अब आप दूसरे पे आरोप लगा रहे थे, कहते कि यहाँ तो सब लोग एक दूसरे को बी टीम बताते हैं, और आपने भी अब आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बता दिया। सवाल इसी बात का है कि सब नाना भी करते हैं, सब हाँ भी करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने समय निकाला इस चर्चा का हिस्सा बने। उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आते आते और दिलचस्प होता हुआ दिखेगा, और इसी तरीके की जो बयानबाजियां हैं आगे भी आपको सुनने को मिलेंगी। हालांकि अब असदुद्दीन ओवैसी जिस बात को कह रहे हैं, मुस्लिम कितना उससे कनेक्ट करते हैं ये देखना होगा आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में। आज सवाल तो बनता है, मेरे साथ फिलहाल इतना ही।